नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट। द इंडियन पोस्ट के आज खास कार्यक्रम सिंपली सियासत में हम आपसे बात करेंगे देश की राजनीति में कुछ बड़े बदलाव की कोशिशें विपक्षी दल ने शुरू की हैं उसके बारे में। क्योंकि दिल्ली में इस वक्त विपक्षी दबाव की वजह से संसद नहीं चल पा रही है, लोकसभा राज्यसभा कहीं भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, सिर्फ हंगामे के बीच में सरकार ज़रूरी बिल पास करवा रही है। दूसरी तरफ विपक्ष पेगासस जासूसी मामले में जांच की मांग कर रही है। किसानों के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमले कर रही है। वो 3 कृषि कानूनों को वापस करने की मांग पर अड़ी हुई है। किसान अलग संसद के पास जंतर मंतर पर अपनी संसद बैठा रहे हैं। तो इस वक्त जो राजनीति देश की है उसमें एक और नया पहलू जुड़ गया है। ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची हुई हैं और ममता बनर्जी के दिल्ली पहुंचने से दिल्ली का तापमान, सियासी तापमान काफ़ी बढ़ गया है। और हम उसी के बारे में बात करना चाहते हैं कि क्या ये जो सियासी तापमान बढ़ा है दिल्ली में, ये 2024 के लिए कुछ बदलाव दिखा रहा है? क्या 2024 में किसी तरह के बदलाव की हम उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि देश में इस वक्त जो सरकार चल रही है, मोदी सरकार, और उसको लेकर जो शिकायतें हैं, उसको लेकर जो असंतोष है, क्या उस असंतोष की वजह से जो लोग बदलाव चाहते हैं उनका बदलाव संभव हो पाएगा? क्योंकि अब तक ये कहा जाता रहा है कि मोदी का कोई विकल्प नहीं है। शायद विपक्ष को ये बात समझ में आ गई है कि लोग अब इस दिशा में सोचने लगे हैं कि उनके पास विकल्प नहीं है, तो अब विपक्ष, सम्मिलित विपक्ष एक विकल्प देने की कोशिश में जुटा हुआ है। और क्या राजनीति है उनकी, क्या कैलकुलेशन है? क्योंकि राजनीति में एक अर्थशास्त्र भी होता है और उस अर्थशास्त्र पर काम होना शुरू हो गया है। कैसे 2024 के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे लोगों को एकजुट किया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो असंतोष है उसके लिए। तो इस पर एक अच्छा खासा एक रोड मैप बनाया गया है और उस रोड मैप पर आगे विचार विमर्श का दौर जारी है। अभी सोनिया गांधी से जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं, सोनिया गांधी से ममता बनर्जी की मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन इस बीच संसद के मसले पर, जो संसद में गतिरोध बना हुआ है, संसद में जो टकराव है सत्ता पक्ष और विपक्ष का, उसको लेकर विपक्षी दलों की एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग से भी कुछ संकेत निकले हैं। उस मीटिंग में जो दल शामिल हुए हैं उसमें अब समाजवादी पार्टी भी शामिल हो गई है, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी। और अब जो एक रोड मैप बनाया जा रहा है 2024 को लेकर विपक्षी एकता का, उस रोड मैप में है क्या, ये मैं बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। कुल मिलाकर विपक्ष की कोशिश इस वक्त ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त अपनी मनमानी पे उतारू है, ऐसा विपक्ष का कहना है। क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि अपनी मनमानी की वजह से वो 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं ले रही है। क्योंकि हम सबको मालूम है कि जिस तरीके से ये 3 कृषि कानून पास किए गए राज्यसभा में, ख़ास तौर पे हम लोकसभा की बात तो स्वीकार कर सकते हैं कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, इसलिए उसको बिल पास कराने में कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष वहाँ पे लाचार है, विपक्ष वहाँ मजबूर है। विपक्ष अगर कोई बिल को अगर चाहे कि वो ना पास कराए तो भी वो, चूँकि सत्ता पक्ष का वहाँ पे एक ताकत है, बहुमत है, तो वो वहाँ पास करा सकती है। लेकिन जहाँ पे विपक्ष की ताकत ज़्यादा है या विपक्ष वहाँ पे सत्ता पक्ष के बिल को रोक सकता है, वहाँ पे किस तरह से हंगामे के बीच में बिल पास कराए जा रहे हैं, या जिस तरीके से कृषि कानून का जो 3 बिल थे वो पास कराए गए, हम सबको मालूम है। और वैसे भी ये जो विधेयक लाने से पहले इसको अध्यादेश के जरिए लागू कर दिया था सरकार ने। तो जिस तरीके से सरकार मनमानी कर रही है, यानी मनमानी का मतलब ये कि वो अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रही है, अपने एजेंडे पर काम कर रही है और इसमें विपक्ष की सहमति नहीं ले रही है, उससे एक असंतोष विपक्ष में भी है और देश की जनता में भी है। तो क्या देश की जनता को गोलबंद करने के लिए विपक्ष ने अब कोई नई रणनीति बनाई है? सवाल यही है। और जो जानकारी आ रही है उसमें बात ये सामने आ रही है कि अब ममता बनर्जी ने जो पश्चिम बंगाल के चुनाव में मोदी और उनकी सेना को पूरी तरह से परास्त किया था, पूरी तरह से हराया था, और भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी पराजय दिखाई दी हाल के दिनों में। अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में जहां वो सरकार बनाने की बात कर रहे थे, वहां पे वो 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए,
जो ज़मीन पर जो एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो ताकत उनकी थी उसके बावजूद। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त सबसे मजबूत पार्टी मानी जा रही है, उसके खिलाफ विपक्ष की गोलबंदी कैसे काम करेगी। तो एक फार्मूला ऐसा तय किया गया है कि अगर कांग्रेस को मजबूत किया जाए, कांग्रेस को अधिक सीटों पर एक वॉकओवर दिया जाए, विपक्ष की ये रणनीति है कि कांग्रेस को कुछ ज़्यादा सीटों पर वॉकओवर दिया जाए, यानी कांग्रेस को एक सीट संख्या तय कर लेंगे, उतनी सीटों पर विपक्ष अपने आपस में नहीं भिड़ेगा। हम सबको मालूम है कि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कुल 303 सीटें मिली थी। वोट परसेंटेज जो है यानी 37.36%, 38% से थोड़ा कम, ये टोटल वोट परसेंटेज था जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया था। और उस वक्त भी यानी 2019 के चुनाव में भी कांग्रेस को 19% से ज़्यादा वोट मिले थे, 19.49, यानी 19.5% से थोड़ा सा कम वोट मिला था कांग्रेस को। यानी कांग्रेस को अगर ढेर सारी सीटों पर विपक्षी दलों का मुकाबला नहीं करना होता, विपक्षी दल भी उसके खिलाफ है, उसका वोट नहीं काट रहे होते, तो ज़्यादा सीटें जीत सकती थी। क्योंकि 19.5% वोटों के बावजूद कांग्रेस को कुल सीटें जो मिली हैं 52 सीटें मिली हैं, और 52 सीटों की वजह से लोकसभा में उसको विपक्ष का दर्जा भी हासिल नहीं हो सका था। ये स्थिति है इस वक्त जो ज़मीनी हालात हैं। लेकिन विपक्ष की रणनीति ये है कि कांग्रेस को मजबूत किया जाए, यानी कांग्रेस को वैसे सीटों पर जहां उसके जीतने की संभावना रहेगी, वो सीटें 200 के आसपास हो सकती हैं, उन सीटों पर कांग्रेस को विपक्ष की चुनौती नहीं मिले, ऐसा एक आपसी तालमेल बनाया जाएगा। यानी जिन प्रदेशों में जिस विपक्षी दल की ताकत है, वहाँ पे वो कांग्रेस के कैंडिडेट के मुकाबले में अपने कैंडिडेट को खड़ा नहीं करेंगे, या जो भी रणनीति होगी, चुनाव में ऐसी रणनीति बनाई जाती है जिसमें कमज़ोर कैंडिडेट भी दिया जाता है कई बार, तो ऐसी रणनीति बनाकर कांग्रेस को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। क्योंकि ममता बनर्जी का ये प्रण है कि वो केंद्र में मोदी सरकार को कमज़ोर करना चाहती हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार को और उसकी मनमानी को ख़त्म करना चाहती हैं। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया है, और उसके बाद उन्होंने साफ कर दिया है लगभग कि उनका मकसद प्रधानमंत्री बनना नहीं है, उनका मकसद मोदी का विकल्प बनना नहीं है, बल्कि उनका मकसद ये है कि केंद्र से मोदी सरकार को, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है। और इसके लिए वो 2024 में विपक्ष के साथ मिलकर कोई ऐसे फार्मूला पर विचार करने के लिए तैयार हैं। और इसी सिलसिले में उनकी मुलाकात तमाम विपक्षी दल के नेताओं के साथ हो रही है। और इस पूरी कार्रवाई के पीछे में, पर्दे के पीछे से अगर कोई काम कर रहा है तो वो है प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर, आपको मालूम है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में उनकी बड़ी भूमिका रही है। तृणमूल कांग्रेस को जीत दिलाने में उनकी रणनीति जो है, चुनावी रणनीति, और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, उसकी वजह से भी देखा जाए तो 2020 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। और अब इस पूरी भूमिका जो बन रही है उसमें शरद पवार शामिल हैं, उसमें तमाम विपक्षी दल के नेता शामिल हैं। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये माहौल बनेगा कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहती हैं, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के पद पर किसी तरह का दावा नहीं करना चाहती हैं, तो मुमकिन है कि ये जो विपक्षी दल की एकता है वो एक मजबूत उसको आधार मिले। क्योंकि कांग्रेस जो इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, और सबसे बड़ी पार्टी इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि कांग्रेस के पास अभी भी सभी राज्यों में लगभग कुछ ना कुछ जनाधार है। वो जनाधार कम हो गया है, वो जनाधार पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो गया है। बावजूद इसके उसका जनाधार अगर देखा जाए तो एक नेशन वाइड कांग्रेस का जनाधार है, जिसकी वजह से कांग्रेस को ही आगे कर विपक्षी दल ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ये स्थिति अब धीरे धीरे साफ हो रही है। और मुमकिन है कांग्रेस अगर इस तरह से विपक्षी दलों का साथ मिला तो निश्चित रूप से वो पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरेगी और पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएगी। इसके अलावा जो बात हो रही है कि राज्यों में कैसे जो क्षेत्रीय दल हैं उनको कैसे संतुष्ट किया जाएगा, तो इसके लिए एक फार्मूला बनाया जाएगा कि जहां विपक्षी दलों की जितनी ताकत है उसके हिसाब से उनके लिए सीटें सुरक्षित की जाएंगी, उनके लिए सीटों पर विपक्षी दलों के बीच में कोई मुकाबला न बने, इसके लिए एक ऐसी स्थिति बनाई जाएगी। तो ये एक फार्मूले पर काम हो रहा है।
हम सभी जानते हैं कि इस तरह के फार्मूले पर काम करते हुए नतीजे एकदम से बदल जाते हैं, क्योंकि कभी भी किसी भी दल को आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि 50% से ज़्यादा एक दल को वोट मिला है। और भारतीय जनता पार्टी अभी सबसे मजबूत पार्टी मानी जाती है, लेकिन उसका असली आधार क्या है? उसके पास अगर देखा जाए तो 38% वोट है एक राष्ट्रीय स्तर पे, और कुछ राज्यों में उसका वोट इससे भी ज़्यादा है। तो अब देखना ये होगा कि कैसे विपक्षी दलों की गोलबंदी कांग्रेस को मजबूत करती है और विपक्षी दलों की इस लड़ाई को, मोदी को हटाने की मुहिम को आगे बढ़ाती है, मजबूत करती है। ये एक बड़ा सवाल है जो इस वक्त बहुत समय पहले, आप कह सकते हैं कि 2024 में अभी काफ़ी देर है, और उससे पहले 2022 में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें सबसे बड़ा चुनाव तो उत्तर प्रदेश में ही होना है। तो उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में इसका विपक्षी दलों की गोलबंदी का असर किस तरह से दिखाई देगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी जो चर्चा चल रही है विपक्षी दलों के बीच में, उस चर्चा से 2022 के चुनावों का समीकरण भी बदल सकता है, क्योंकि जो घटक दल विपक्षी दलों की एकता में शामिल हो रहे हैं, उस घटक दल में उसमें आपसी जो तालमेल बनेगा उससे भी समीकरण बदलेंगे। कांग्रेस अगर समाजवादी पार्टी के साथ इस गठबंधन का हिस्सा है जिसमें ममता बनर्जी बात कर रही हैं, अभी इस गठबंधन का कोई ऐसा ठोस आकार स्वीकार नहीं हुआ है। अभी ये भी तय नहीं हुआ है कि इसको यूपीए का ही नाम दिया जाएगा या कोई नया नाम होगा, या यूपीए के ही बैनर तले इसको संगठित किया जाएगा। ये अभी कुछ साफ नहीं है, ये चीज़ें धीरे धीरे साफ होंगी। लेकिन अगर अखिलेश यादव चूँकि विपक्षी दल की एकता में अगर ममता के साथ खड़े होंगे और ममता उनको समझा बुझा लेंगी, तो मुमकिन है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी उत्तर प्रदेश में कोई सहयोग की संभावना बने। गठबंधन भले न बने, लेकिन एक दूसरे को सहयोग करने की संभावना बने, एक दूसरे के लिए सीटें कुछ छोड़ने के लिए एक तालमेल बने, एक अंडरस्टैंडिंग बने। तो ये जो चर्चा चल रही है दिल्ली में इस वक्त, ये चर्चा अगर आने वाले 1-2 दिनों के अंदर मजबूती पकड़ती है, इसमें कोई परिवर्तन आता है, इसमें कोई सॉलिड रोड मैप तैयार होता है, तो निश्चित रूप से 2022 का चुनाव भी इससे अछूता नहीं रह जाएगा। ये एक दिलचस्प पहलू है इस पूरे घटनाक्रम का, इस पूरी कवायद का। आपको अगर कोई ऐसी बात कहनी हो, आपको इस वीडियो के बारे में अपनी राय रखनी हो, आपको लगता हो कि कुछ बदलने वाला है, कुछ बदलने की ज़रूरत है, या आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कंटिन्यू करनी चाहिए, तो आप ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात रखिएगा। क्योंकि इस देश में जनमत लोगों से चलता है, आपके बगैर कुछ चीज़ें बदल नहीं सकती हैं। पार्टियां चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जनता ही इस देश का कर्णधार है, जनता ही जनार्दन है। जनता चाहेगी जिस दिन जिस दल को उसकी सरकार बनेगी, और कोई पार्टी कुछ भी कितने भी पहलू बदल ले, कितने भी रणनीति बना ले, वो होने वाला नहीं है। लेकिन अगर जनता नाराज़ है, अगर जनता भारतीय जनता पार्टी के शासन से प्रसन्न नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन से उसकी शिकायतें हैं, तो निश्चित रूप से जो एक गोलबंदी विपक्षी दलों की एकता बन रही है, ये एकता प्रभावित करेगी और इस एकता का नतीजा कुछ और निकलेगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा, इसी तरह की विमर्श के साथ मैं मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।